वेल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। और मैं हूँ इस वक्त टोक्यो में हिबिया पार्क मेरे पीछे, जहाँ पे इंडियन क्लासिकल मूवी लव इन टोक्यो की शूटिंग हुई थी इन 1966। Well, Japan is totally a different country from the rest of the world, I must say. And what we would like to see something unique. We want to experience something unique, and this is the place. How life is lived, we need to learn from Japan. Aaj bhi. There's no room for error. There's no room for terror. No hate, no protests, no gossips, unnecessary. Total complete silence, and they're very, very focused people. And I see two sides of Japan. The one is ह्यूमैनिटी, द अदर वन इज़ द सिस्टम हियर। ह्यूमैनिटी की अगर बात करूँ मैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लोग हैं ये। आप किसी शॉप में चले जाएं, आप को कोई चीज़ की असिस्टेंस चाहिए, दिल वॉक यू थ्रू। चाहे वो किसी और काउंटर में खड़ा है, लेकिन उस काउंटर को छोड़ के आपके साथ दूसरे काउंटर तक आपको लेके जाएगा। मैंने सबवेज़ में ट्रैवल किया, ट्रेन्स में ट्रैवल किया। एवरीवेयर पीपल आर रियली वार्म एंड वेलकमिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी तक की मेरी जर्नी जापान की कैसी रही, और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स बना रखे हैं, नोट कर रखे हैं, और वो पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ मुझसे रहे ना, तो आपके साथ शेयर कर देते हैं। देखिए, टिकट्स की बात करूँ सबसे पहले, तो टिकट मैंने ली है 64,000 की रिटर्न फेयर्स एयर इंडिया के। आपको टिकट सस्ती भी पड़ सकती है और सस्ती पड़ सकती है अगर आप आगे वीज़ा आने के बाद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ट्रैवल करें। लेकिन फिर भी 50,000 तक आप एक्सपेक्ट करके चलना कि आपको ये पड़ेगी टिकट रिटर्न फेयर्स। मुझे थोड़ी इसलिए महंगी पड़ी क्योंकि मैंने जाने से 2 या 3 दिन पहले बुक की, क्योंकि मेरा वीज़ा ही लेट आया। खैर, करेंसी की बात करूँ, फॉरेन करेंसी की, तो 35,000 इंडियन रुपीज़ के US डॉलर्स मैंने कैरी किए हैं। इंडिया में डीलर्स के पास येन हो सकता है ना अवेलेबल हो, अगर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो USD डॉलर्स आप कैरी कर लीजिए, ठीक है। तो 35,000 रुपये टोटल मैं लेके गया था USD में, जिसमें से 300 जो डॉलर्स हैं वो मैंने एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराया था। एक्सचेंज रेट था कुछ 186 पर डॉलर, येन का मतलब 186 येन पर डॉलर। टोक्यो में 5 दिन की कॉस्ट जो मेरी है वो पड़ी है 7,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। टोटल खर्चा, जैसे कि आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली मार्ट पे शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रॉसरी ले रहे हैं, या जो भी आप सर्वाइवल के लिए करते हैं चीज़ें, तो 5 से 7,000 रुपये आपके बहुत चीप है मुझे लगा उस हिसाब से। कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूँ, इतना भी महंगा नहीं है जितना लोग कहते हैं कि बहुत महंगा है जापान। हाँ, कुछ चीज़ों में ज़रूर हो सकता है, बट अगर डेली एक्सपेंसेस की बात करूँ तो टोटल 5 दिन का 7,000 रुपीज़ मेरा बना। क्योटो और ओसाका का मेरा 2 दिन का खर्चा आया है 4,500 इंडियन रुपीज़, ठीक है। और शिनकेंसन जो बुलेट ट्रेन है उसका खर्चा मेरा टोटल रिटर्न जर्नी का बना है 15,000 रुपये, जो कि वर्थ था उसका, क्योंकि एक जापान की बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस आपको करने को मिलता है, और साथ ही साथ ओसाका और क्योटो जैसी सिटी को एक्सप्लोर करना बनता है। बहुत ज़रूरी है, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप इन स्टेट्स में ज़रूर ट्रैवल करें, ठीक है ना। ओके, अब मैं आगे बात करता हूँ किस चीज़ की, कि अगर आपको अपना ट्रिप बनाना है तो आप 3 दिन टोक्यो रख सकते हैं। 3 दिन में आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं, लेकिन दैट शुड नॉट इंक्लूड योर ट्रैवल डेट की जिस दिन आप अराइव करेंगे यहाँ पे। आगे 3 दिन, तो 4 दिन आप टोटल जो है टोक्यो में लगा लीजिए। बाकी के जो रिमेनिंग आपके पास दिन बचते हैं, वो अच्छी बात है कि अगर आप क्योटो जैसी शांत जगह को पसंद करते हैं तो वहाँ ट्रैवल करें, या आप फॉर दैट मैटर ओसाका वगैरह जा सकते हैं। और ओसाका में बहुत अच्छी शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। क्योंकि हम अब शॉपिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो टूरिस्ट टैक्स है उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, और टैक्स फ्री हैं जितने भी मोस्टली आप शोरूम्स में विज़िट करेंगे, मॉल्स में जाएंगे, और कहीं पे भी बहुत इजीली आपको टैक्स फ्री फैसिलिटी मिल जाती है। ओसाका हो, टोक्यो हो। ओसाका में जो मुझे रेट मिला वो 8.5% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। और टोक्यो की अगर आप किसी भी मॉल की बात करें, शोरूम की बात करें, तो यहाँ 10% आपको मिल जाता ऑफ, ठीक है ना। 10% ऑफ मतलब टैक्स फ्री जो है। आप उसे क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ है 15,000 येन की है, डिवाइडेड बाय 1.1 कर लीजिए आप उसको,
तो आपको पता लग जाएगा कि कितना आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है ना। ओके, बुलेट ट्रेन की अगर मैं दोबारा बात करूं यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रिटर्न फेयर्स लगभग जो है 15,000 के पड़ जाते हैं। आप टिकट ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर JR पास, उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप ज़रूर उसको भी देखना। और जैसे मैंने टिकट ली, इसकी जो वैलिडिटी होती है टिकट की 8 दिन की होती है, तो 8 दिन के अंदर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप JR लाइन्स के थ्रू टिकट को लेते हैं तो उसमें आपको प्रोविज़न मिलता है क्या कहते हैं, टाइम डालने का कि कितने बजे आप ट्रैवल करेंगे, कितने बजे की ट्रेन आपको लेनी है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लेट हो गए हैं या आप जल्दी आ गए हैं, कोई भी ट्रेन पकड़ के आप जा सकते हैं और 8 दिनों के अंदर कभी भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर नॉन रिज़र्व सीट लेते हैं, आप नॉन रिज़र्व ही लेना, लेकिन अगर आप नॉन रिज़र्व लेते हो तो बिल्कुल ट्रेन के लास्ट में जाके नॉन रिज़र्व के जो है बोगीज़ बनी हुई है, 1, 2, 3 कार्स बनी हुई है, ठीक है। तो वहाँ आपको जाना है और चलना पड़ता है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि बी प्रिपेयर्ड टू वॉक अ लॉट, ठीक है। अगर आप टोक्यो से ओसाका के लिए बुलेट ट्रेन ले रहे हैं, मेट्रो से आप ट्रांजिट कर रहे हैं, मेट्रो लाइन से, सबवे से कर रहे हैं ट्रांजिट, तो बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो हम क्योंकि ट्रेन्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल फेयर वन साइड का, एक एडल्ट का, वो पड़ता है आपको लगभग INR के अंदर 150 रुपीज़। हायर साइड पे लेके चलता हूँ, जैसे 260 येन हो गए, 300 येन हो गए, हायर साइड पे लेके चलता हूँ तो इतना आपको मिनिमम पड़ेगा। 100 रुपये किराया तो मामूली बात है यहाँ पे। अगर आप ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन्स के थ्रू करते हैं, टैक्सीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं, तो टैक्सीज़ के चक्करों में मत पड़ना। अगर आप फ्रेंड्स जा रहे हैं या कपल्स हैं, देन फॉर यंगस्टर्स इट्स रियली गुड। तो अगर तो आप टिकट से बुक करते हैं टोक्यो में, तो आपके पास क्या होता है, ऑप्शन होता है रूट को चूज़ करने का। आप स्टेशन का नाम डाल सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ मुझे क्योटो में देखने को नहीं मिली है। क्योटो में सीधा प्राइस 2 या 3 फिक्स प्राइसेस हैं, और अगर आपको प्राइस जाननी है तो जो रूट मैप होते हैं ऊपर ही, जहाँ पे आप रूट चेक करते हैं, वहीं पे प्राइस भी दी होती है। पर मशीन्स के अंदर, जो वेंडिंग मशीन्स हैं, उसके अंदर मुझे देखने को नहीं मिला कि रूट सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं अपने स्टेशन जहाँ जाना चाहता हूँ। वो चीज़ मुझे सिर्फ टोक्यो में देखने मिली है, जितनी वेंडिंग मशीन्स टोक्यो मेट्रो स्टेशन में हैं। वेल, लेट मी टेल यू कि टोक्यो मेट्रो स्टेशंस में आपको बहुत चलना पड़ता है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जैसे आप ट्रांजिट करते हैं टोक्यो मेट्रो से बुलेट ट्रेन के लिए ओसाका जाने के लिए, तो चलना ही पड़ता है। लेकिन वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं इन जनरल, अगर आप कहीं पे भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हैं, लगभग 30-35 मिनट आपको लगेंगे, ठीक है। एंड द टोक्यो मेट्रो इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको 1-2 दिन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन 3-4 दिन के बाद यू गेट यूज्ड टू इट। तो मॉस्को मेट्रो को देखने के बाद टोक्यो मेट्रो को देखना वाज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा, नोट्स ऐसे हैं यहाँ पे 1000 येन, 5000 येन, 10,000 येन का नोट है, लेकिन 500 का अगर मैं बात करूँ तो कॉइन मिलता है आपको। सो डोंट बी सरप्राइज, यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स आपको बदले में दिए जाते हैं नोट के। और मैं समझता हूँ वो अच्छा भी है, क्योंकि अगर आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं यूजिंग सबवे स्टेशन एंड मेट्रो लाइन्स, तो आपके लिए वो अच्छा है कि अगर आपको कॉइन्स मिल जाएं, क्योंकि वेंडिंग मशीन में नोट भी जाते हैं, कॉइन्स भी जाते हैं। लेकिन डोंट बी सरप्राइज कि मुझे इतने सारे सिक्के क्यों मिल गए हैं, मैंने इतने सारे सिक्के क्यों इकट्ठे कर लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल हियर। अगर आप जैसे कि सुपरमार्केट्स में जाते हैं, या जितने भी फैमिली मार्ट के स्टोर्स हैं, 7-Eleven के हैं, यहाँ फैमिली मार्ट जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और ज़्यादा वेराइटी मुझे फैमिली मार्ट में देखने को मिली है। तो 7-Eleven वॉज ओके, लेकिन फैमिली मार्ट मुझे थोड़ा यहाँ पे बेटर लगा। हालांकि आप थाईलैंड में जब जाते हैं तो 7-Eleven ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू फैमिली मार्ट्स। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आपको पड़ेगी मिनिमम, कुछ भी आप खाते हैं पीते हैं, जैसे जूस ले लिया आपने, बियर का कैन ले लिया, तो आपको लगभग जो है 200 रुपये के आसपास प्रोडक्ट पड़ता है। 100 का भी है, 150 का भी, ऐसा नहीं है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर चॉइस, ठीक है ना। लेकिन जो मिनिमम प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, 200 रुपये INR में आपको पड़ेगा। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. मेरे पीछे है शिबुया, वर्ल्ड का बिजिएस्ट इंटरसेक्शन, क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन, जो आप कहना चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ज़रूरत से ज़्यादा, और काफ़ी तादाद में लोग जो हैं रोड को क्रॉस करते हैं। चलिए इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, आगे थोड़ी बात करता हूँ। 1 मिनट। या
या जापान जो है नो डाउट यार बहुत सेफ कंट्री है अपने आप में। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं मेरे जब क्योटो में लास्ट डे था, चेकआउट करना था मुझे होटल से, मैंने होटल से चेकआउट किया और मेरा जो लगेज था वो बाहर मैंने छोड़ दिया अपना, क्योंकि मेरे पास 2 बैग थे। अभी मुझे जाना था नीजू कासल, जो मैं वीडियोज़ में भी कवर करूँगा, आप देखना। तो नीजू कासल जाने के लिए मुझे रूम से चेकआउट करना पड़ा पहले, और मैंने बैग अपना बाहर गई। यूजुअली होटल में रिसेप्शन होता है, क्योंकि अपार्टमेंट था तो मुझे घर के बाहर ही बैग को छोड़ना पड़ा। 2 घंटे के बाद मैं दोबारा जब अपना कंप्लीट करके आया ट्रिप, वापस अपना बैग लेके जब मुझे वापस टोक्यो आना था बुलेट ट्रेन लेके, आप मानेंगे नहीं कि वो बैग वहीं का वहीं उसी पोजीशन पे पड़ा था। जापान इज़ डेफिनेटली अ सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और कोई ख़तरा आपको यहाँ महसूस नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह अगर आप यहाँ पे लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो आपको एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं, बिकॉज ऑल इज़ मेड इन जापान। ऐसा नहीं है, चाइनीज़ गुड भी होते हैं, लेकिन आपको भी को थोड़ा हायर साइड पे लगा इलेक्ट्रॉनिक्स। अदरवाइज़ अगर मैं शॉपिंग की बात करूँ तो कपड़े लेना आपके लिए सस्ता रहेगा, उसमें काफ़ी वेराइटी है। ऑफकोर्स लग्जरी ब्रांड्स भी हैं तो वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव ही होते हैं, तो उसके बारे में कंपैरिजन करना ज़रूरी नहीं है। बट शॉपिंग के पर्सपेक्टिव से जापान इज़ एन एक्सेलेंट प्लेस। देयर इज़ नो स्मेल ऑन द स्ट्रीट्स, जो यूजुअली आपको थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और कंट्रीज़ में आती है सी फूड की या फिश की, वो स्मेल भी यहाँ पे आपको स्ट्रीट्स में कहीं नहीं आएगी। टोक्यो और क्योटो मुझे काफ़ी शांत लगे, साइलेंट लगे। मतलब कि अभी मैं जिस एरिया में शिबुया, ये काफ़ी बिजी रोड है अपने आप में, काफ़ी सारे कमर्शियल सेंटर्स हैं यहाँ पे, शॉपिंग के प्रोविजंस हैं आपके पास, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा शोर आपको लग रहा है। यूजुअली क्योटो इज़ ऑल्सो वेरी क्वाइट, एंड क्योटो भी काफ़ी ज़्यादा शांत है। लेकिन ओसाका के अंदर, जो आप शिबुया के अंदर देख रहे हैं अभी, आसपास इतनी रौनक होती है ओसाका में, काफ़ी ज़्यादा होती है। द ओनली थिंग विच आई सॉ वॉज, जो एक मुझे ख़राब लगी चीज़ ओसाका के बारे में, कि लोग डस्टबिन वगैरह में चीज़ें नहीं डालते हैं। डस्टबिन तो वैसे भी यूजुअली कहीं जापान में आपको थोड़े के देखने को भी नहीं मिलेंगे, बट दे थ्रो इट ऑन द स्ट्रीट्स। तो वो थोड़ा डेलिबरेटली करते हैं वो लोग चीज़ें, जो कि नहीं होनी चाहिए। पूरे जापान में अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन ओसाका में मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है। बाय द वे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन ओसाका इज़ रियली गुड, माइंड ब्लोइंग, और मैं समझता हूँ कि उसे आप गंदा भी कर देंगे तो भी वो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन गंदा नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो एक पहला मैंने चीज़ जापान में देखा जहाँ पे मुझे नेगेटिव लगी कोई चीज़। Alright guys, thank you so much for watching this video. ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। Give this video like, thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel, The Travel Man. I see you once again. Goodbye and take care. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay.